दूर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। इन्हीं में से एक था केशव। केशव बहुत ही मेहनती था। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने खेतों में काम करने में बिताया करता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता था। दरवाजे पे उसकी बेटी चुटकी उसका इंतजार किया करती थी। पापा आ गए, पापा आ गए। और अपने पापा को देखते ही उसे लिपट जाती थी। आप आ गए पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पापा। पता है आज स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे। फिर क्या, मुझे तो पहले से ही पेड़ लगाना आता था। टीचर ने पूछा कि चुटकी तुझे ये सब कैसे आता है, तो मैंने गर्व से बोला कि मेरे पापा किसान है। अरे वाह, ये हुई ना बात। सबने मेरे लिए तालियां बजाई और टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी। बढ़िया है। वैसे तेरी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और गोभी की सब्जी। फिर से गोभी की सब्जी? अरे छुटकी, तुम्हें तो गोभी की सब्जी खानी चाहिए। ये सब्जी तुम्हारे पापा ने उगाई है। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। कोमल ने सबके लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऐसे ही अगर ये बरसात बरसती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। जल्दी बरसात रुक जाएगी। उम्मीद है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में गांव में पानी भरने लगा और जल्द ही खेतों में भी पानी भरने लगा। सारे किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। केशव ने अपनी फसल देखी जो पूरी पानी में डूबी थी। वो परेशान हो गया। वो भीगते हुए घर लौटा। कोमल, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सारे किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है, हमारी भी। हे राम, अब हम क्या करेंगे? पानी उतरे तो नई फसल लगाने की सोच सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं, हमें इंतजार ही करना होगा बरसात रुकने और पानी उतरने का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। नई फसल लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी। केशव और कोमल चिंतित थे। खारी बरसात रुकी ही नहीं और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। गांव के निजाले हिस्सों में घर डूबने लगे थे। केशव और सारे गांव वाले उन लोगों को बचाने निकले थे। कमर तक पानी में चलकर केशव बच्चों और बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। फिर एक लगभग डूबे हुए घर से केशव को किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, बचाओ। केशव उस घर में गया। वहां फंसी हुई औरत को केशव ने घर से बाहर निकाला, पर बस उसी वक्त वो घर बह गया। केशव के ऊपर छत गिरी और वो बुरे तरीके से घायल हो गया। कुछ गांव वालों ने केशव को बाहर निकाला। केशव बेहोशी के आलम में घर पहुंचा। इन्हें क्या हुआ? किसी की मदद कर रहे थे पर घर ढह गया और इन्हें गहरी चोट आई है। हे राम! कोमल केशव की देखभाल करने लगी और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। लगता है कोई भारी चीज इनके सिर पर गिरी है। इन्हें कब होश में आएगा ये पता नहीं। पर कोई तो इलाज होगा इनको ठीक करने का। शहर में MRI स्कैन करके पता कर सकते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। पर भारी बरसात के कारण शहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक इनकी घर पर ही देखभाल करनी होगी। ठीक है। डॉक्टर दवाई देकर चले गए। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, भगवान जी है ना। कुछ देर बाद चुटकी सो गई, पर कोमल को चिंता के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। यहाँ केशव तो बिस्तर पे था, तो कोमल तैयार हो गई खेती करने।
चुटकी बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ। कोमल खेत पहुंची तो उसके खेत में पानी तो नहीं था, पर मिट्टी अभी गीली थी। कोमल ने मिट्टी को उठाकर देखा। इस मिट्टी में कोई भी फसल कैसे उगेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोमल ने खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए। अब उम्मीद है कि कुछ दिनों में बीजों को अंकुर फूटे। इतना मिट्टी पानी में है कि कुछ दिन पानी डालने की जरूरत ही नहीं। खेतों का काम खत्म करके कोमल घर चली गई। लगभग 4 दिन बाद कोमल वापस खेत आई। उसने देखा कि उसने बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर है। हे राम, इतनी गीली मिट्टी में मैं कैसे फसल उगाऊंगी। अपने खेतों की ये हालत देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए ये सोचते सोचते कोमल तालाब के रास्ते चल पड़ी। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की ये हालत है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भगवान जी। कोमल रो रही थी और तभी उसके सामने तालाब से एक मत्स्य कन्या आई। पुत्री, रो मत पुत्री। देवी, कैसे ना रो, आप तो मेरी परिस्थिति जानती है। मेरे पति को होश ही नहीं आ रहा और हमारे खेत पानी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मत्स्य कन्या ने अपनी जादू से एक घड़ा बनाया। ये लो पुत्री, इसके अंदर जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की खेती होगी, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इस घड़े में जो पानी बचेगा वो भी जादुई है। उस पानी को अपने पति के माथे पर लगाना, वो तुरंत ही जाग जाएंगे। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य कन्या वापस तालाब में समा गई। घड़ा लेकर कोमल अपने खेत पहुंची। कोमल ने उस घड़े के अंदर जो छोटी छोटी मछलियों की बीज थी उन्हें अपने खेतों में छिड़क दिया। जब सारे बीज खत्म हो गए, अब इसमें बस पानी है, जादुई पानी। वो जादुई पानी लेकर कोमल अपने घर पहुंची और फिर उसने अपने हाथों से वो पानी केशव के माथे पर लगा दिया और कुछ ही पलों में केशव ने अपनी आंखें खोली। कोमल, छुटकी। पापा। चुटकी ने अपने पिता को गले लगाया। केशव और कोमल की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं कितने दिनों से बेहोश था? 5 दिनों से आपको होश इस जादुई पानी से आ गया है। कोमल ने केशव को जादुई पानी और मत्स्य कन्या की घटना बताई। मछलियों की खेती? हाँ, मैंने बीज बिखेर दिए हैं। ठीक है, खेत चलो, देखते हैं। जब तीनों खेत पहुंचे तो वहां जमीन में मछलियां लगी हुई थी। ये तो अद्भुत है। हाँ, उस देवी ने कहा था कि इस फसल से हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। केशव और कोमल ने सारी मछलियां जमीन से बाहर निकाली। फिर इन मछलियों को बेचकर उन दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। सोचा नहीं था कि उस बाढ़ के बाद हमको पेट भर के खाना भी नसीब होगा, पर ये देखो, हमें इतने सारे पैसे मिल गए। ये सब उस जादुई मत्स्य कन्या की कृपा है। केशव और कोमल ने उस मत्स्य कन्या का धन्यवाद किया। केशव ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और मत्स्य कन्या ने केशव और उसके परिवार की मदद की। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता था। रास्ते में वो पल्लवी को भी उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय रहता था।
इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती थी। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो गई थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई पकाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताओ, आज कैसी बनी है? माँ, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ माँ, मैं जब आपके हाथ से बनी मछली अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचूं। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ? तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले दिन अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ी। ताजा ताजा मछलियाँ, आज की पकड़ी है, बिल्कुल ताजा मछलियाँ हैं। मीठे पानी की मछलियाँ हैं क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा निराश हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की बिक्री अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की ओर निकल गई। अगले दिन भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना पकाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? सोचा था कि मछलियाँ बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों के बदले अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम स्वादिष्ट मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम दाम भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार में पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही ग्राहक खींचे चले आए। ताजा मच्छी है ना? हाँ, आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे।
और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रखी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? तुम खाओ तो बताती हूँ। तीनों जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने विष्णु को आज का किस्सा सुनाया। मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा बिक गया। क्या? और उस दिन से अपर्णा के मछली भात का व्यापार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती थी। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाता था मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचते थे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का बिजनेस चल पड़ा और थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। अब उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। रामनगर में सोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। उसके पास बड़ी सी नाव थी जिससे वह रोज सुबह जाकर नदी में मछलियां पकड़ा करता था। सोहन उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे सोहन की इस बात से बहुत जलते थे, लेकिन सोहन रोज सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। अरे सोहन भैया, तुम इतनी सारी मछलियां पकड़ लाते हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी कमाई होती होगी। जो भी है ऊपर वाले की देन है, उनके वजह से सब कुछ भला चंगा चल रहा है। चलो इसी बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी। ऐसे ही सोहन का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। सोहन दिल का भला इंसान था, इसलिए उसके दोस्त हमेशा उससे पैसे ऐंठा करते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी विमला को बहुत जलन होती थी। क्या मिला आज तक किसी को भी समाज सेवा करके? और समाज सेवा करने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करे और खुद खाए। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, लेकिन अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और यार दोस्त के साथ पार्टी करने में क्या बुराई है? ये सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन सोहन का पुराना मित्र रमेश सोहन से मिलने आता है। रमेश हमेशा से सोहन के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। क्या बात है, तुमने तो बहुत आलीशान घर बना लिया है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन रमेश भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे आपको खाने की कमी हो रही है। आपका पेट भी आपके शर्ट की बटन से बाहर झांक रहा है। ये सब तो पहले का है, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सोहन रमेश को रोता देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। रमेश वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विमला सोहन से गुस्सा हो जाती है। सोहन को हमेशा लगता था कि विमला उसे अच्छे काम करने से रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तो बड़ी सारी मछलियाँ हाथ लगी हैं, अच्छी कमाई होगी, इसे ले जाकर मार्केट में बेच देता हूँ। सोहन की मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाती हैं। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए? ज्यादा मछली हाथ नहीं लगी क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गईं। थोड़ी देर बाद सोहन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी सोहन मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। सोहन और विमला को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सोहन और विमला बाहर जाते हैं। वहाँ लोग काफी आक्रोशित थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी मछलियाँ खाकर यहाँ सब लोगों के परिवार वाले बीमार हो गए हैं और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको इन सब का पैसा वापस करना पड़ेगा, और तो और सबकी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोहन बहुत नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सभी का पैसा वापस कर देता है और उनके बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल भी जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस ये घर और मेरी नाव बची है। नाव बेच देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। सोहन अपना घर बेच देता है। सोहन और विमला अपनी नाव पर जाकर रहने लगते हैं। सोहन हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाता है। मछली ले लो, ताजी मछली। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सोहन की एक भी मछली नहीं बिकती है। सोहन पूरी तरह से निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा। सभी कोई तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को अपनी जान प्यारी है। कोई भी अपनी बीवी बच्चों को बीमार थोड़ी ना करना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम इस गलती को सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें भी तो कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान वापस धोखा नहीं खाना चाहता है। सोहन अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस विमला के पास नाव पर चला जाता है। क्या हुआ, आज आने में बहुत देर हो गई? लगता है अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज एक भी मछली नहीं बिकी। कोई हमसे मछली खरीदना नहीं चाहता है। तो क्यों ना आप अपने दोस्त रमेश से मदद मांगे? आखिरकार आपने भी तो उसकी जरूरत के वक्त पर मदद की थी ना। अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे, लोग मुझसे मदद मांगने आया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल फिर से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता है। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सोहन और विमला जब मछलियाँ पकड़ने पानी में अपनी नाव को नदी में उतारते हैं, तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपनी नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मदन भैया? एक बार तुम हम सब की जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपनी नाव लेकर इस गांव से चले जाते हैं। विमला और सोहन अपनी नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटों तक पानी में चलते रहते हैं। उन्हें आसपास कोई गांव नजर नहीं आता। तभी विमला को पानी में सोने की तरह चमकती हुई एक मछली नजर आती है। विमला तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरी मछली को पकड़ लेती है। ये तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। अगर सुनहरी मछली को बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडों को बाजार में बेचेंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता? सही कहा तुमने। विमला और सोहन एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर वहां पर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनहरी मछली सुनहरे अंडे देती है। हम इस सोने के अंडे को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर विमला और सोहन फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। सोहन के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से सोहन से पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, तू तो मेरा जिगरी यार है। झूठी दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दो। हमें जब जरूरत थी तो तुमने हमें ताना मारकर हमारा मजाक बनाया। चले जाओ यहाँ से। सोहन इंसान को पहचानने लगा था और धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरी मछली की मदद से उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। वसई गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, योगेश।
योगेश की शादी उसी के गांव की एक लड़की शेवंता से हुई थी। शेवंता एक मच्छीमार परिवार से थी। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शेवंता योगेश को रोज टिफिन दिया करती थी और योगेश रोज अपने दफ्तर चला जाया करता था। इनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी और फिर 2 साल बाद शेवंता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक दिन योगेश हाथों में एक चिट्ठी लेकर घर लौटा और वो उस चिट्ठी को पकड़कर रोने लगा। काय झाला? तुम काय को रो रहे हो? मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मैं जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और अगबाई, लेकिन तुम रो मत। हाँ, तुमको कोई और नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? योगेश फूट फूट कर रोने लगा और पूरा दिन काम करते करते शेवंता सिर्फ अब घर खर्च के बारे में ही सोच रही थी। और रात को सोते समय, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लेगी। और फिर तुम भी दूसरी नौकरी ढूंढ ही रहे हो ना, ये बुरा वक्त है, जल्दी ही बीत जाएगा। और अगले दिन सुबह सुबह शेवंता मच्छी खरीदने दरिया के पास पहुंची। उसने मछुआरों से मछलियां खरीदी और उन्हें पैसे दे दिए और फिर गांव लौटकर, मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। शेवंता गांव गांव घूमकर मछलियां बेचने लगी। उसे दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मिले हुए पैसे में से शेवंता कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए रखती थी और कुछ पैसे अलग से संभाल कर रख दिया करती थी। शिव भी रोज तैयार होकर काम की तलाश में निकल जाया करता था, लेकिन रोज निराश घर लौटता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। शेवंता रोज मछलियां बेचा करती थी। मछली वाली, ताजी ताजी मच्छी ले लो। और फिर शाम को जब योगेश निराश बैठा करता था तो वो उसे तेल की मालिश किया करती थी। एक दिन शेवंता ने देखा कि उसके जमाए हुए पैसे अच्छे खासे हो चुके थे। वो योगेश के पास गई। मैं क्या कहती है, तुमको नौकरी ये क्यों करनी है? तुम कोई व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार करने में पूंजी लगती है, वो कहाँ से लाऊंगा? शेवंता वो बचाए हुए पैसे ले आई। ये मैंने जमाए हैं, तुम इससे अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। शेवंता के जमाए हुए पैसे देखकर योगेश की आंखें भर आईं। और फिर योगेश ने गांव में एक दुकान खोली। इसके बाद योगेश और शेवंता की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी और फिर शेवंता ने गांव में घूम घूम कर मछलियां बेचना भी बंद कर दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।